प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज एक नया चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम लोग फाइनेंशियल वित्त के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल जो आपकी मार्केट है, आपका वित्तीय बाजार, यानी कि जो उद्योगों में आप वित्त की व्यवस्था की बात कर रहे थे, उनको वित्त मिलता कहाँ से है। तो इसके लिए हमने बात किया था कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दो तरह की बाजार होता है जो वित्तीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। उसके दो अंग होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार वह होता है जिसमें आपको लंबे समय या मीडियम टर्म के लिए लोन मिलता है, और मुद्रा बाजार जो है वो अल्पकाल के लिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल मिलती है। वहाँ पे कार्यशील पूंजी के लिए जो है कंपनियाँ उनसे संपर्क करते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं। और एक बात और है कि आपका जो ये वित्तीय बाजार है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, आपके दोनों विषय में आता है। यानी कि व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार में भी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग में भी रहता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपका है डबल महत्व का हो जाता है, यानी कि आपको एक चैप्टर तैयार करेंगे और दोनों के दो विषय में आपको काम आएगा, और दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब आज का जो हम लोग इसको दो भागों में करके पढ़ेंगे। पहले कैपिटल मार्केट पढ़ लेते हैं, फिर मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट मुख्य रूप से जो है आपका व्यवसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का, यानी कि बीओ का है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। और मनी मार्केट आपका जो है वो बैंकिंग से हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, फाइनेंशियल मार्केट वित्त बाजार, इसके दो अंग होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है आपका मनी मार्केट, यानी पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। नाम है सब। पूंजी बाजार यानी कि इससे आशय होता है जिससे वह बाजार जिससे किसको कर सकते हैं इस तरह से कि समाज के बचतों को, यानी समाज के जो लोग हैं छोटी छोटी बचतें करते हैं, उसको दीर्घकालीन अंशों, बांडों एवं प्रतिभूतियों में विनियोग करता है। यानी ये जो आपका पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, या समाज की जो सेविंग्स है उसको कलेक्ट करता है और फिर उसको जो है तमाम कंपनियों में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टाइम के लिए, और उससे अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। और उस रिटर्न को फिर उस जो निवेशक है, जो छोटे छोटे निवेशक हैं, उनको वापस करता है लाभांश के रूप में। इस तरह से कैपिटल मार्केट काम करता है। और जहाँ तक मनी मार्केट की बात है, तो मनी मार्केट भी अल्प पूंजी को इकट्ठा करता है, और लेकिन वो उसका जो लोनिंग का काम होता है, ऋण देने का काम होता है, तो वो जो वित्त की व्यवस्था कराता है वो 1 साल के लिए, यानी कि अल्पकाल के लिए। और यह जो है आमतौर पर कंपनियां अपने कार्यशील पूंजी के लिए जरूर इसके पास जाती हैं। तो हम लोग को आज का जो अध्ययन का विषय है वो मनी मार्केट नहीं, आज हम लोग पूरी तरह से कैपिटल मार्केट के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समाज के बचतों को दीर्घकालीन बांडों एवं प्रतिभूतियों में विनियोग करते हैं, और लंबी एवं मध्य अवधि की प्रतिभूतियों का व्यवहार, यानी कि इनका जो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, वो लंबी और दीर्घकालीन और मध्यकालीन अवधि का होता है। स्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, यानी किसी कंपनी को, किसी उद्यम को, किसी औद्योगिक संस्थान को अगर अपना स्थायी संपत्ति के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए ये जो है पूंजी मार्केट में आप उसको उधार मिल जाता है पैसा, और उसके पास जो है वो काम कर लेता है अपना। ये इसका जो है 2 क्षेत्रों में कार्य होता है, यानी कि अगर देखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से 2 तरह से काम करती है। एक पैरेलल चलता है, कि एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, हर एक सेक्टर में देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, यानी और दोनों उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जैसे अगर देखा जाए कि अभी आया है आपका वित्त मंत्रालय द्वारा और आरबीआई द्वारा ये जीडीपी घोषित की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत का जो ये इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून तक जो पहला तिमाही है, उसमें निगेटिव माइनस में आपका जो है ग्रोथ रेट रहा जीडीपी का, यानी -23% के आसपास से ज़्यादा ही ये आया है। तो इसी तरह से ये जो आंकड़ा है, यह आपके संगठित क्षेत्र का है, संगठित क्षेत्र के जीडीपी का है।
और अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित क्षेत्र का, तो उसमें कोई नहीं है। जबकि अगर इसको देखा, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, असंगठित क्षेत्रों को भी इसमें अगर शामिल किया जाए तो कहीं और ज़्यादा आपका जो है अर्थव्यवस्था की स्थिति नज़र आएगी, बुरी स्थिति नज़र आएगी। तो फिलहाल हम लोगों का विषय वो नहीं है, हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो हमारे जो पूंजी बाजार है इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है संगठित पूंजी बाजार यानी ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है असंगठित पूंजी बाजार अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। ये भारी मात्रा में इससे जो है दीर्घकालीन और मीडियम टर्म का लोन दिया जाता है, पूंजी की व्यवस्था उद्यमों किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं, ये कौन करता है, तो साहूकार, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, महाजन, देसी बैंकर्स, ये इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये लोग जो है मुद्रा में लेन देन करते हैं, इनका व्यवसाय कुछ और है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में किए हैं। यानी कि साहूकार, महाजन और देसी बैंकर्स हैं, ये अपना बिजनेस भी करते रहते हैं और मुद्रा का भी लेन देन करते हैं। तो तमाम ऐसी जो है उद्यम कंपनियां हैं जो इनसे धन लेती हैं और फिर उनको रिटर्न देती है, वापस करती हैं। इसकी एक और चीज़, इसमें नियंत्रण का अभाव पाया जाता है, यानी कोई नियम कानून नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपना आपसी म्यूचुअल समझ होती है, आपसी समझौता होता है, उसके तहत जो है वो काम करते हैं। अक्सर ये है तो कैपिटल मार्केट का नियम, लेकिन आमतौर पर कंपनियाँ इसे बहुत लंबे समय के लिए नहीं देना चाहते हैं और यानी कार्यशील पूंजी के लिए ही इनको जो है धन उपलब्ध कराया जा सकता है जाता है। इस तरह से एक आपके कैपिटल मार्केट का असंगठित पूंजी बाजार है। दूसरा आता है आपका संगठित पूंजी बाजार, जिसके तहत जो है आपके सरकारी नियमों की व्यवस्था की जाती है संगठित क्षेत्र में, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है हर चीज़। और इसके लिए, इसी सेक्टर के लिए आपका सेबी और आरबीआई का नियंत्रण रहता है इन संस्थाओं में से। और ये मुख्य रूप से कौन होते हैं जो इसमें संस्था काम करते हैं? बैंक आता है, यानी व्यापारिक बैंक, बीमा सेक्टर आता है, औद्योगिक बैंक आते हैं, यूटीआई आता है। इनके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। यूटीआई क्या करता है, जो इसको इकाई भारतीय इकाई प्रन्यास यूनिट ट्रस्ट यूटीआई से, औद्योगिक बैंक है, आईडीबीआई है, तमाम बैंक हैं, ये जो है संगठित क्षेत्र में लोन देने का काम करते हैं। ये तो हो गया इसके दो अंग, यानी कि जो पूंजी बाजार है उसके दो संगठन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, ये आपकी इसको कैपिटल मार्केट की विशेषता भी कह सकते हैं, इसका महत्व, प्रकृति, इस रूप में भी आपके क्वेश्चन आएंगे। इन पॉइंट्स को आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, इनको उसी तरह से आप जिक्र कर सकते हैं कि पूंजी बाजार की विशेषताएं क्या है, पूंजी बाजार का महत्व क्या है, पूंजी बाजार की प्रकृति क्या है, या पूंजी बाजार से क्या आशय है। उन सब जगहों पे इन सब चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से कंबाइंड अध्ययन हम लोग कर ले रहे हैं और आराम से सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि जो पूंजी बाजार है वो समाज के बचतों को दीर्घकाल के लिए अंशों, ऋण पत्रों और प्रतिभूतियों में निवेश करता है। लंबी और मध्य अवधि की प्रतिभूतियों में इनका व्यवहार और लेन देन होता है। अस्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए धन उपलब्ध करा देते हैं। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में ये समान रूप से कार्य करते हैं, उनको मिलता है। और जहाँ तक संगठित क्षेत्र की बात है तो ये लिस्टेड प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय करते हैं। अभी एक लिस्टेड जो शब्द है आपका, यानी कि सूचीबद्ध, यह शेयर मार्केट का शब्द है, जिसको शेयर मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणि भी कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बस इतना समझ लें कि उस शेयर मार्केट में जो जिस कंपनियों की प्रतिभूतियाँ यानी अंश लिस्टेड होते हैं, उसके लिस्ट में नाम शामिल होता है, उन्हीं का क्रय विक्रय किया जाता है संगठित क्षेत्र में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो चलता है सब कुछ अपना, जैसे उनकी आपसी म्यूचुअल समझ होती है, क्योंकि यह नियमों कानूनों के तहत होता है। इसमें आरबीआई और सेबी का नियंत्रण होता है, इसलिए जो है ये सेबी द्वारा लिस्टेड की जाती हैं। तो सेबी द्वारा लिस्टेड जो संगठित क्षेत्र में कंपनियों का अंश होते हैं, ऋण पत्र, बांड इत्यादि, उनका क्रय विक्रय आपके कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित नियमों से संगठित क्षेत्र का बाजार संचालित होता है। ऐसा सारी बातों में निकल के आया है कि हम हमेशा एक इनका नियम कानून होता है, उसके तहत इनके द्वारा लोनिंग की जाती है या ऋण दिया जाता है, धन की व्यवस्था की जाती है। आगे है दलालों का प्रभुत्व। शेयर मार्केट
दलालों पर आधारित होता है। दलाल यानी कि, और ये जो शेयर दलाल होते हैं भारी मात्रा में इनका फीस होता है, उसको अदा करके वो शेयर दलाल होते हैं। और जो भी सेकेंडरी मार्केट, भी आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, उसमें सेकेंडरी मार्केट में शेयर अंशों का खरीद बिक्री करना इन दलालों के माध्यम से होता है, आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो यानी कि जो संगठित क्षेत्र में पूंजी बाजार में दलालों का प्रभुत्व होता है और इन्हीं के माध्यम से सौदे संपन्न किए जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से लेन देन संभव होता है। और ये जो वित्तीय बाजार आपका है, इसका प्रमुख अंग आपका है, प्रमुख अंग है आपका कैपिटल मार्केट। और यह मुद्रा बाजार जो है आपका गौड़ है, यानी कि सहायक है, गौड़ अंग। ठीक, तो ये हो गया आपका वित्तीय बाजार का प्रमुख अंग आपका है। आगे है पूंजी निर्माण में सहायक होता है, यानी कि जो आपका पूंजी बाजार है कंपनियों की एक अच्छा खासा पूंजी तैयार करने में सहायता करता है, उनको धन की व्यवस्था कराता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। दीर्घकालीन, और ये जो है शेयर मार्केट आपका जो यानी कि कैपिटल मार्केट है, यह मांग और पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी कि किसी भी शेयर का अगर डिमांड अधिक होगी तो उसका सप्लाई और डिमांड, इस दोनों चीज़ों के उसका कीमत बढ़ेगा घटेगा, इस तरह सारी चीज़ें। यानी कि जो बाजार की शक्तियाँ होती हैं मांग और पूर्ति, आप सब लोग जानते हो इसी तरह की जो बाजार की दो शक्तियाँ होती हैं डिमांड एंड सप्लाई, उन्हीं दो शक्तियों पे मार्केट नियंत्रित कंट्रोलित होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की पूर्ति अधिक है, मांग कम है तो कीमत घट जाएगी। यदि मांग घटी की पूर्ति सप्लाई कम है, मांग भी कम है तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। इस तरह से होता है कि आपका संतुलन स्थापित किया जाता है। यानी कि दीर्घकालीन वित्त के लिए जो है ये डिमांड एंड सप्लाई पर में संतुलन स्थापित करने का काम पूंजी बाजार में होता है। स्वामित्व में भिन्नता लाने का में सहायक होता है। यानी कि एक कंपनी का शेयर किसी ने खरीद लिया, अगर उसको फिर धन की जरूरत है तो उस शेयर को बेच किसी और दूसरे के हाथ में चला, यानी कि ओनरशिप बदलता रहेगा, स्वामित्व तो उसका बदलता रहेगा। किसी भी कंपनी के अंश, बांड या प्रतिभूति आप ले रहे हैं तो वो उसके स्वामित्व बदलता रहता है समय के साथ, उसकी खरीद बिक्री होती रहती है। तरलता लाने में सहायक होता है। नहीं कोई व्यक्ति अपना किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है, कागज का टुकड़ा है उसके पास पड़ा है, लेकिन जब उसको धन की जरूरत पड़ती तो उस शेयर मार्केट में जा करके उसको बेच करके धन प्राप्त कर सकता है और उसका स्वामित्व बदल जाएगा। जिसको बेचेगा उसका स्वामी हो जाएगा, वो हो जाएगा उस कंपनी का मालिक उस अंश का। तो इस तरह से जो है तरलता लाने में सहायक होता है। देश में औद्योगिक विकास में सहायक होता है। यानी इन सब चीज़ों के लिए जब पूंजी बाजार से पूंजी मिल जाएगा, लिक्विडिटी रहेगी, तो कुल मिलाकर के इससे देश का औद्योगिक विकास होगा, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। अच्छा, एक किसी देश का बढ़िया डेवलप जो है ऑर्गेनाइज्ड आपका कैपिटल मार्केट विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करता है। तमाम देशों के फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं वो आकर के आपके देश में निवेश करते हैं। वो आपके पूंजी बाजार के संरचना को देखकर, यानी कि अगर आपका वेल सेटअप पूंजी बाजार है, आपका कैपिटल मार्केट है, तो विदेशों से निवेशक आएंगे और आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। एक और चीज़ें हैं, जैसे कि किसी के पास मुद्रा है, पैसा है, वो उससे प्रतिभूति खरीदेगा और फिर अगर मुद्रा की जरूरत है तो फिर वो प्रतिभूति को बेच करके मुद्रा प्राप्त कर लेगा। इस तरह से एक चक्र चलता रहता है। यानी कि मुद्रा से प्रतिभूति यानी अंश ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, शेयर को बेचकर फिर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपके पूंजी बाजार में चक्र चलता रहता है। यानी आपके पास धन है, पैसा है, आप किसी कंपनी का शेयर ले लीजिए और आपको फिर धन की जरूरत है, शेयर को बेच दीजिए उस मार्केट में और फिर आपको धन मिल जाएगा। इस तरह से आपका ये पूंजी बाजार काम करता है। कुल मिलाकर के अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें आपके पूंजी बाजार से क्या आशय है, उसके कौन कौन से अंग हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, इन सारी चीज़ों में ये बातों को आप डाल सकते हैं। एक बार फिर जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि पहला है कि समाज की जो बचत है उसको दीर्घकालीन अंशों, बांडों एवं प्रतिभूतियों में निवेश करता है, लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में व्यवहार करता है, अस्थायी संपत्तियों में निवेश के लिए किसी कंपनी को स्थायी संपत्ति में निवेश करना है तो उसके लिए धन की व्यवस्था कराता है, असंगठित एवं संगठित दोनों क्षेत्रों में काम करता है। संगठित क्षेत्र में केवल
केवल और केवल लिस्टेड प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। निश्चित नियमों एवं कानूनों पे ये काम बाजार संचालित होता है। दलालों का प्रभुत्व होता है कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में। वित्त बाजार का यह जो है एक प्रमुख अंग है, पूंजी निर्माण में सहायक होता है। दीर्घकालीन वित्त के लिए मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है और स्वामित्व में भिन्नता लाने का काम करता है। तरलता के लिए सहायक होता है। यह मुद्रा को प्रतिभूतियों में और प्रतिभूतियों को मुद्रा में कन्वर्ट करने का काम करता है। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का काम करता है। इस तरह से आपका पूंजी बाजार जो है काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो पूंजी बाजार है उसके दो अंग होते हैं, संगठित ऑर्गेनाइज पूंजी बाजार और असंगठित अनऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट। जिसमें असंगठित में आपके साहूकार, महाजन, देसी बैंकर्स आते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है। कंपनियों के कार्यशील पूंजी के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। और जहाँ तक संगठित क्षेत्र की बात की, ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट की, तो सरकारी नियमों के आधार पर काम करते हैं। इसमें आरबीआई और सेबी का नियंत्रण होता है। या इसके प्रमुख जो संस्थाएं हैं जो कि धन की व्यवस्था कराती हैं, उसमें बैंक आता है, वाणिज्यिक बैंक, बीमा इंश्योरेंस कंपनी आते हैं, औद्योगिक बैंक आते हैं, आपके यूटीआई आता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आती है। इस तरह से ये चीज़ें होती है संगठित क्षेत्र में। अब संगठित क्षेत्र को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि जो आपका ये संगठित पूंजी बाजार है इसके दो होते हैं। एक तो प्राइमरी मार्केट होता है, अब इन बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। संगठित क्षेत्र के जो पूंजी बाजार हैं उसके दो भाग होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट यानी प्राथमिक बाजार, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट यानी गौण बाजार। जब किसी कंपनी का शेयर पहली बार इशू होता है, यानी कोई कंपनी स्थापित होती है, वो शेयर जारी करता है, प्रतिभूति जारी करता है, बांड जारी करता है, तो पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वो आपका प्राइमरी मार्केट मानी प्राथमिक बाजार में जारी करता है। उसके बाद जैसे हुआ था कि मुद्रा प्रतिभूतियों में प्रतिभूति मुद्रा में कन्वर्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें लेन देन जो दलाल के थ्रू लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वो फिर आपके सेकेंडरी मार्केट में होता है। यानी आप रोज जो देखते होंगे कि किस कंपनी के शेयर बढ़ा घटा ये हुआ, तो वो सब कुछ जो है सेकेंडरी मार्केट की घटना होती है। CNBC आवाज़ और जी बिजनेस पे आप लोग देखते होंगे कि इस कंपनी का शेयर गिरा, उसका बढ़ा, उसका चढ़ा, उतरा, ये हुआ, वो सारा चीज़ जो है सेकेंडरी मार्केट का होता चीज़ है। यानी कि आपके गौण बाजार में शेयरों का खरीद विक्रय होता है। लेकिन जब पहली बार जारी होता है, यानी अंशों, ऋण पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों को प्रथम बार भेजा जाता है आपके प्राथमिक बाजार में, यानी इसका संबंध होता है न्यू इशू से होता है। ये जो शब्दावलियाँ हैं कुछ आपके शेयर मार्केट्स के हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी परीक्षाओं में पूछता है इससे क्या अर्थ है। न्यू इशू यानी कि नया अंश पत्र जारी करना या ऋण पत्र जारी करना या अन्य प्रतिभूतियों को पहली बार जारी करने को न्यू इशू बोलते हैं। और यह जो इशू होता है, न्यू इशू होती है, नई पहली बार जारी होता है, यह 3 प्रकार से होता हो। जैसे इसको कह सकते हैं पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट शेयर, इस तरह से आते हैं। इन शब्दों को आप याद कर लीजिएगा इस तरह से। पब्लिक इशू यानी कि आम जनता के लिए इशू होता है। कुछ कंपनियों द्वारा शेयर जो जारी होते हैं वो 3 तरह के जारी होते हैं। जैसे पब्लिक इशू यानी कि सबके लिए ओपन हो जाता है, सब लोग उसको खरीद सकते हैं और कर सकते हैं, तो पहली बार आम जनता के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है यानी कि यह निजी विक्रय के लिए होता है, यानी अपने सगे संबंधियों को ही इसको बेच सकते हैं। कंपनी ने शेयर जारी किया, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट है तो वो निजी उपक्रम माना जाएगा, निजी विक्रय माना जाएगा, और उसको सगे संबंधी उसके कंपनी के जो लोग हैं वही लोग इसको खरीद सकते हैं। पब्लिक इशू में क्या होता है, आम जनता खरीद सकती है। एक होता है राइट शेयर्स। राइट शेयर मतलब अधिकार अंश पत्र कहते हैं इसको। इसका आशय यह है कि जो आपके कंपनी के पुराने शेयर धारक हैं सिर्फ वही लोग इसको जो है खरीद सकते हैं, उनके लिए ही निर्धारित होता है। राइट शेयर कंपनी के पुराने अंशधारियों को जारी किया जाता है। प्राइवेट प्लेसमेंट निजी विक्रय के लिए होता है, जो अपने सगे संबंधियों को बेचा जाता है। पब्लिक इशू आम जनता के लिए होता है। इस तरह से न्यू इशू को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये शब्दावली को भी आप
याद किए रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट की बात हो गई। अब आते हैं सेकेंडरी यानी गौड़ बाजार। गौड़ बाजार जैसा बताया कि जब ये एक बार इशू हो जाता है, आम जनता ले लेती है या प्राइवेट लेता है, जो भी है, तो वो आपके दूसरी बार जो उसको बेचना खरीदना इत्यादि होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों अंशों का क्रय विक्रय इसमें होता है। और कहाँ होता है यह? इसके लिए एक स्टॉक, एक निश्चित जगह होती है, इसके लिए एक जगह होता है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हर जगह आपके देश में बताते चले कि कुल मिलाकर के जो शेयर बाजार है, जिसको बोलते हैं शेयर बाजार, स्कंद भी बड़ी, यह कुल 24, इनकी संख्या कुल 24 है। वर्तमान में 24 शेयर मार्केट्स हैं। आमतौर पे हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो के बारे में ही जानते हैं, लेकिन अन्य तमाम हैं। जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, नामों की सूची आपको मैं पढ़ दूँ। जैसे कि आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये फर्स्ट टाइम 1875 में जारी किया गया। पहली बार इसकी स्थापना बॉम्बे स्टॉक के सर्वप्रथम 1875 में, आप देखेंगे वहाँ पे, तो 1875 में BSC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ। उसके बाद फिर अहमदाबाद में, कोलकाता में, मद्रास आदि शहरों में शेयर बाजार स्थापित हुए। और इसके अगर इसके इतिहास के बारे में और पढ़ें तो और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका एक 1991 में फेरवानी समिति गठित की गई थी। और इस फेरवानी समिति ने यह महसूस किया गया कि एक राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है एक स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, यानी शेयर बाजार होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ था 1992 में, 1992 में। इसके सिफारिश पर, तो फेरवानी समिति के सिफारिश पर, जो 1991 में गठित हुई थी। 1991 में फेरवानी समिति गठित हुई और उसकी सिफारिशों पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का गठन हुआ। और इसका जो दायित्व तो दिया गया इसको गवर्निंग करने के लिए, तो IDBI, आपने IDBI हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने को इस स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक बनाया गया। और इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय आपका है वह वर्ली, मुंबई में है। तो ये चीज़ें हो गई। आपके ने वैसे बताया कि 24 स्टॉक एक्सचेंज है आपके, यहाँ पर मैं लिस्ट डाल दूंगा, देख लीजिएगा। 24 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम अब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, बड़ौदा, इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। तो कुल मिलाकर के देश में आपके 24 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। इनका क्या काम है? ये शेयर दलालों के माध्यम से, शेयर के जो दलाल हैं ये, इनके माध्यम से सेकेंडरी मार्केट, जो इशू हो गए हैं, पब्लिक इशू हो गए हैं शेयर, उसको दोबारा खरीदने बेचने का काम करते हैं। और ये जो आपका सेकेंडरी मार्केट है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करता है। नए निवेशक, यानी कोई व्यक्ति है, इसके पास कुछ पैसा आ गया, वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है, उससे लाभ कमा सकता है। तो वो नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने का काम आपका सेकेंडरी मार्केट करता है। तरलता उपलब्ध कराता है, यानी कि आपने कभी शेयर खरीद करके रखा हुआ है, आपको धन की जरूरत है, आप उस मार्केट में जाकर शेयर बेच सकते हैं और पैसा आपको मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती है। और जैसा बता दिया कि इसका एक विशेष कार्यस्थल होता है, और इसके लिए कोई प्राइमरी मार्केट कोई कार्यस्थल नहीं होता, निश्चित कार्यस्थल नहीं होता है, इसका एक विशेष कार्यस्थल आपका होता है। और ये जो आपका सेकेंडरी मार्केट है, ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है, यानी कि प्राथमिक बाजार में एक बार इशू हो गया शेयर, उसके बाद उसका खरीद बिक्री आपका सेकेंडरी मार्केट है, गौर मार्केट में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और पूंजी बाजार में जो ऋण लेने वाले कौन कौन हैं और ऋण देने वाले कौन हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पूंजी बाजार में धन आता कहाँ से है। पूंजी बाजार में ये जो धन आता है, ये है कि इसमें व्यक्तिगत निवेशक धन लगाते हैं, संस्थागत निवेशक लगाते हैं,
बैंक और वित्तीय संस्थाएं लगाती हैं, विशेष वित्तीय संस्थाएं लगाती हैं। व्यक्तिगत निवेशक से आशा है कि वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास कुछ धन है, वो उसको शेयर मार्केट में लगा सकता है, किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता है। और जो संस्थागत निवेशक हैं, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, ऋण लेने वाले, ऋण लेने वालों से क्या आशय है, ऋण लेने वाले यानी कोई व्यक्ति नया कंपनी खोल रहा है, उसको धन की जरूरत है, तो वो पूंजी बाजार में जाएगा और उसको पैसा चाहिए, तो क्या करेगा, उसके बदले में अपने कंपनी का शेयर जारी करता है, अंश जारी करता है। यहाँ पे अंश, बांड और प्रतिभूति, ऋण पत्र, ये यहाँ लाएगा। ये मान लीजिए कोई व्यक्तिगत कोई संस्था हो सकती है या असम्मिलित यानी कि इंडस्ट्रियलाइज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, व्यवसायिक संस्थाएं हैं, तमाम तरह की होती है, वो है सार्वजनिक संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर, सरकार द्वारा भी जारी होता है, प्रतिभूतियाँ जारी होती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इनको पैसा चाहिए, इन संस्थाओं को पैसा चाहिए, किससे चाहिए, तो वो व्यक्तिगत हो सकता है, संस्थागत निवेशक होते, तमाम तरह संस्थागत निवेशक होते हैं जो कि इनका काम ही होता है कंपनियों का शेयर खरीदना। ऐसे शेयर दलाल जो होते हैं वो कंपनियों को खरीद के रख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। बैंक होता, तमाम बैंक अपना जो है अपने जो जनता द्वारा पैसा आता है उनके पास जमा डिपॉजिट होता है, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं, उससे लाभ कमा करके जनता को वापस करते हैं। इस तरह चीज़ें। विशेष वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे कि आपका UTI हो गया, औद्योगिक बैंक हो गए, और भी तमाम तरह के, आपका SCDB है, ये सारी संस्थाएं जो है वो अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं। इस तरह से ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक कुछ संस्थाएं हैं जिसको ऋण पैसा चाहिए, यानी औद्योगिक संस्थाएं हैं जिनको पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, तो वो अपना अंश पूंजी बाजार में लाता है और उन पूंजी को, उन अंशों को आम लोग जो है या संस्थागत निवेशक या इसमें आ जाते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक भी आ जाते हैं, वो सब लोग उसको खरीदते हैं। तो किस तरह से आपका पूंजी बाजार में एक लंबे समय के लिए कंपनियों को धन मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ सुधार किए गए, यानी कि कैपिटल मार्केट स्थापित हुआ, से काम हो रहे हैं, तो उसको और अच्छी तरह से कार्यशील बनाने के लिए जो है कुछ सरकार द्वारा, सेबी द्वारा, कुछ RBI द्वारा कुछ सुधार किए गए। तो पहला उसमें सुधार में आता है आपका सेबी अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके यह इसमें किया गया कि जो आपके शेयर मार्केट के दलाल लोग हैं या तो और भी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अधिकार और दे दिए गए। सेबी के नियंत्रण को थोड़ा सा कम किया गया और चीज़ों को बढ़ाया गया ताकि वो और डेवलप करके आगे किया गया। UTI अधिनियम 1963 में बात किया था कि UTI में जो है कुछ प्रॉब्लम आई थी, समस्याएं आई थी, तो उस समस्याओं के आधार पर आप देख लीजिएगा, UTI वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। उसमें UTI को दो भागों में बांटा जाता है, UTI फर्स्ट एंड UTI सेकेंड। UTI सेकेंड का पूरा काम होता है म्यूचुअल फंड के रूप में काम करना, यानी कि उसका काम होता है शेयर मार्केट में पैसे लगाना। UTI 2 इस तरह से 2002 में UTI का विभाजन करके UTI 2 का जो है काम दिया गया कि वो शेयर मार्केट में धन लगाए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। आगे उसमें किया सुधार में किया गया कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस एक संस्था स्थापित की गई जो ऋण बाजार यानी कि उधार लेने वालों में जो है सुधार किया जाए और आसानी से चीज़ों को उपलब्ध कराया जा सके। सरकारी प्रतिभूतियों को खुदरा, पहले क्या होता था कि सरकार द्वारा प्रतिभूतियाँ जारी होती हैं वो बड़े बड़े निवेशक ही खरीद सकते थे उसको, इस तरह से न करके अब खुदरा में भी आप छोटे छोटे निवेशक भी उसको क्रय कर सकते हैं। ये सुधार किया गया कि सरकारी प्रतिभूतियों को रिटेल में उसके लाट में जो बेचा जाता है उसको थोड़ा कम में बेचा जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण की बात उठी और इसके लिए जो है MH कानिया समिति गठित किया गया जो स्टॉक एक्सचेंज में और रिफॉर्म करें, सुधार के सुझाव दें, और उम्मीद किया जा रही है कि इसमें जो है और सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, SRO की स्थापना किया गया ताकि स्वनियंत्रण की बात आए शेयर मार्केट में और इस तरह की चीज़ें हो। रोलिंग सेटलमेंट की बात आती है, रोलिंग सेटलमेंट होता है, इसमें था कि पहले ट्रांजैक्शन यानी कि जो आपका सौदा होता है उसके 5 दिन
के बाद जो है चीज़ें सेटलमेंट होती थी। फिर इसको कम करके अब आ गया कि सौदा होने के 2 दिन के बाद सेटलमेंट हो रहा है। आगे ये योजना है कि आपका जो सौदा हो रहा है उसके ट्रेडिंग जो करते हैं, इसको ट्रेडिंग कहते हैं कि तो ट्रेडिंग यानी कि जो ट्रेडिंग शब्द आपका शेयर मार्केट का शब्द है, तो उस ट्रेडिंग के अगले दिन यानी 1 दिन बाद जो है सारा सेटलमेंट क्लियर हो जाए, इस तरह का रोलिंग सेटलमेंट की बात की जाती है। ये सुधार के लिए तमाम चीज़ें लाई गई है। तो आज हम लोगों ने कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार के बारे में अध्ययन किया और इसको आप पढ़िएगा। आगे हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो मनी मार्केट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू में बात कर लिए थे कि यह आपके दोनों विषयों में काम आएगा, व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार में भी और अधिकोषण तत्व यानी बैंकिंग में भी काम आएगा। इसलिए इसको खूब अच्छे से तैयार करिएगा। एक की तैयारी में आपके 2 विषय में काम आएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।